हाय फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स लव में। और आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका यूज चैप्टर नंबर 1 में भी है और चैप्टर नंबर 2 में भी है। कूलम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिसकी हेल्प से हम दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। इस लॉ के स्पेशली दो टाइप्स हैं, एक है स्केलर फॉर्म और दूसरी है वेक्टर फॉर्म। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्केलर फॉर्म। ओके, सो कूलम्स लॉ ने हमें बताया कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो मान लेते हैं Q1 और Q2 दोनों ही हमारे स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है लेट अस से दैट इज R। तो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हमने कंसिडर किए Q1 Q2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। अब जो Q1 और Q2 है हम बार बार इनको स्टेशनरी पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या है? स्टेशनरी का मतलब है कि ये दोनों ही चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट पर हैं। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है? पॉइंट चार्ज का मतलब है कि अगर आप Q1 के साइज़ को या Q2 के साइज़ को R से कंपेयर करोगे तो R के सामने Q1 और Q2 का साइज़ नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। आप इन दोनों के साइजेस को इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 हमारे लिए स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं। अब कूलम्स लॉ ने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स इंटरैक्टिव है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। हम जानते हैं, आप भी जानते हो कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव नेचर के हैं, कहें तो लाइक नेचर, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इनके अंदर होगी रिपल्शन। लेकिन अगर दोनों चार्जेस अनलाइक नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इनके बीच में होगी अट्रैक्शन। सो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज देयर। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between the two stationary point charges, electrostatic force of interaction between the two stationary point charges is given as। सो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो फोर्स दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करोगे तो इनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कि दोनों चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, अगर उस सेपरेशन का आप स्क्वायर करेंगे तो वो आर स्क्वायर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हम कूलम्स लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। क्लियर? और थर्ड फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर भी ये फोर्स डिपेंड करती है। नाउ वी यूज अबव इक्वेशंस लाइक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। थर्ड को भी हम ले सकते हैं एज अ इक्वेशन, वो भी आपको समझ में आ जाएगा।
सो यूजिंग अबव इक्वेशंस हम यहां पर लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर के तो इन्वर्सली है और Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली है। अब जब हम ये साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सो वी राइट हेयर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K is here known as Coulomb's constant or we can call it as electrostatic constant। अब ये जो कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हम बोल रहे हैं, यही कांस्टेंट दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसके रोल को डिफाइन करता है। कैसे, तो वो अभी समझ लेते हैं। देखो, K की जो वैल्यू डिफाइन की गई, K की वैल्यू डिफाइन की गई, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो साइन मैंने ऐसे बनाया है इसको रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इस सिंबल को बोलते हैं और जो ये मैंने O लिखा है सबस्क्रिप्ट में, इसको नॉट कहा जाता है। इस O का मतलब है ऑप्टिमम, मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन ये तो रीड करा जाता है ऐसे, बट ये होता क्या है? इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। कि जब आपका मीडियम दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो उस टाइम में आपको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू हमें दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? तो देखिए, अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जो यूनिट कूलम्स कांस्टेंट की होगी उसी का रेसिप्रोकल होगी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। देखो यहाँ पे कि K जो है वो एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो कूलम्स कांस्टेंट की यूनिट होगी वही यूनिट एप्सिलॉन नॉट की होगी। तो पहले हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि कूलम्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो K को हम लिख सकते हैं F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन, आर की मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर -2 हो जाएगी। क्लियर? फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, चार्ज की यूनिट कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी का रेसिप्रोकल कर दो तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पता चल जाएगी। सो दैट इज पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। क्लियर? This is the value of epsilon naught, 8.85 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। क्लियर? तो अब जो हमारे पास वैक्यूम में या फ्री स्पेस में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आया वो क्या है? F इज इक्वल टू K की जगह पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब जो हम बार बार यहाँ पर मोड लगा रहे हैं चार्ज के साथ, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड का पर्पज़ ये है हमारा कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब न्यूमेरिकल होगा उसके अंदर आपको वैल्यू चार्ज की नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट आपने हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट का। अब इसमें देखिए, अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करते हैं तो 1/4 और पाई की वैल्यू है 3.14, एप्सिलॉन नॉट है 8.85 10 की पावर -12। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा आपका, ये रिजल्ट आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9। सो आप न्यूमेरिकल में कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 इंटू 10 की पावर 9 यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात आई अगर मीडियम की, तो मीडियम के केस में जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। और अगर मैंने लिख दिया एप्सिलॉन आर तो इसका मतलब है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये इसका मतलब है। तो अगर हमने वैक्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, या हमारा मीडियम वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पर कोई मीडियम है जैसे ग्लास, माइका, कोई भी अदर मीडियम है, तो हम उसकी जगह पर एप्सिलॉन यूज़ करेंगे। इसके अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट होगी, वो मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। और जो एप्सिलॉन आर आप बोल रहे हो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये क्या होता है? ये है एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब रिलेटिव वर्ड जब आता है तो इसका मतलब होता है हमें कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है जो भी आपकी वैल्यू गिवन है मीडियम में परमिटिविटी की, आप उसे वैक्यूम की वैल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मीडियम है, तो इन अ गिवन मीडियम व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करेंगे, अब यूज करेंगे एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम आ गया। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए आपने इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू भी पुट कर दी, तो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या फाइंड की है? एप्सिलॉन की वैल्यू हमने फाइंड किया एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये फोर्स हम किस में निकाल रहे हैं? मीडियम में। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन आर को कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बचेगी वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी। अब इसमें हम जानते हैं ये जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू किसकी है? फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है? फोर्स इन वैक्यूम की। अब यहाँ पर आ गया फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, और ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई? एप्सिलॉन आर की। क्लियर? अगर हम फोर्स इन मीडियम को LHS लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, और एप्सिलॉन आर को अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में आएगा। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। तो एप्सिलॉन आर जो है, इसके दो फार्मूले हमारे पास आए, एक आया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एक आ गया फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक, वहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल क्या है? कैपिटल K। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कैपिटल K है, इसकी वैल्यू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के इक्वल होती है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो टॉपिक है उसके। सो आई होप ये कूलम्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो मिलेगी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और फिर हम क्या करेंगे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। तो इसी तरह के और भी टॉपिक समझने के लिए, कंटिन्यूस टॉपिक समझने के लिए फिजिक्स क्लब चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।